डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो क्वेश्चन पढ़े थे लेक्चर 1 में। पहला क्वेश्चन था डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था राइट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये दो क्वेश्चन हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। आप लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम आगे 2-3 क्वेश्चन स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्टिव मास क्या होता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए फार्मूला अखज़ करना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं अ स्टेट एट रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of reverse reaction is called chemical equilibrium। कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बनता, ये एस्टेब्लिश नहीं होता इरिवर्सिबल रिएक्शन में। ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है। सो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस को जिसको हम 2 हाफ एरो से जाहिर करते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसी हालत होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाए तो उस हालत को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है और इसको हम 2 हाफ एरो से जाहिर करते हैं। 2 हाफ एरो से हम इसको जाहिर करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब है इसमें हरकत हो रही है। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होते हैं वापस रिएक्टेंट्स में। तो चूंकि इसमें हरकत हो रही है इसीलिए इसको हम कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है H2 + I2, इससे बनता है 2HI। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बनते हैं। 2 हाफ एरो से इसको जाहिर किया गया है, लिहाजा ये केमिकल इक्विलिब्रियम को जाहिर करता है। दोनों एरोस बराबर होने चाहिए, दोनों एरोस साइज में बराबर होने चाहिए। अगर एक एरो छोटा हो एक बड़ा हो तो इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम को जाहिर नहीं करता। दोनों एरोस साइज में बराबर होने चाहिए, सही है। और रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट में, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम को जाहिर करता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट वाइज। फॉरवर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम कहते हैं आगे की तरफ रिएक्शन। मतलब ये होगा लेफ्ट टू राइट। ए कन्वर्ट होगा बी में और इसको हमने हाफ एरो से जाहिर किया है। ए कन्वर्ट होता है बी में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन या इसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं।
रिवर्स रिएक्शन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट होगा। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, बी कन्वर्ट होगा ए में, मतलब जो प्रोडक्ट्स है वो वापस कन्वर्ट होंगे ए में, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। शुरू में कहते हैं इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज हाई एंड डिक्रीजेस विद टाइम। इनिशियली जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम रिएक्टेंट्स लेते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं लेते, रिएक्टेंट्स लेते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 3 ग्राम, सही है, तो ये ज़्यादा होगा शुरू में। वक्त के साथ साथ इसमें कमी आएगी, वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, जब प्रोडक्ट बनेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी, उसमें कमी आएगी। इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है और वक्त के साथ साथ उसमें कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट एंड डिक्रीजेस विद टाइम। हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन में, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो रेट भी ज़्यादा होगा। रेट को हम डिफाइन करते हैं कि चेंज पर यूनिट टाइम, चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। 1 सेकंड में या 1 मिनट में जितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, उसको हम रेट कहते हैं। 1 सेकंड में या 1 मिनट में जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं रेट। चूँकि हमने कंसंट्रेशन ज़्यादा ली है तो रेट भी ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर कंसंट्रेशन कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। ये हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन में। तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट एंड डिक्रीजेस विद टाइम। इनिशियली चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है इसीलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन में कमी आती है, जब कंसंट्रेशन में कमी आती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ज़ीरो एंड इंक्रीजेस विद टाइम। इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है और वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होगा। जिस तरह हमने पहले बताया, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम लेते हैं कंसंट्रेशन किस चीज़ की, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट हम नहीं लेते। प्रोडक्ट जो है ये रिएक्शन में बनती है, तो हमने रिएक्टेंट ले लिया, सही है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये बनना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। तो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है ये ज़ीरो होता है। वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कमी आती है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में इजाफा होता है। इनिशियली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज स्लो एंड इंक्रीजेज विद टाइम। क्या मतलब है इसका, इनिशियली जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन वो स्लो होगा, उसका रेट स्लो होगा और वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा होगा। चूँकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम है, शुरू में कम है, तो इसका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी स्लो होगा और वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में इजाफा होता है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज होगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाए तो उस हालत को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं उसको। हमने जिस तरह पहले बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले ज़्यादा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आएगी,
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। एक कम हो रहा है और एक बढ़ रहा है। एक टाइम आ जाएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस हालत को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, उस हालत को हम बोलेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सामने ग्राफ दिया गया है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। वाई एक्सिस पर रेट दिया गया है और एक्स एक्सिस पर टाइम दिया गया है। दोबारा देखें, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस पर टाइम दिया गया है। रेड लाइन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को जाहिर करता है, रेड लाइन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को जाहिर करता है। तो रेट मैक्सिमम है, शुरू में क्या है? रेट मैक्सिमम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेड लाइन को देखे टॉप पर है, टॉप पर मतलब ये मैक्सिमम है। सही, नीचे आते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। सही, और आखिर में जहां से शुरू होता है ब्लू लाइन, इसका मतलब ये जीरो है। सही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में हाईएस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा है, फास्ट है, और वक्त के साथ साथ इसको देखें तो इसमें कमी आती है, कमी आती है, कमी आती है। ओके, इसी तरह जो ब्लू लाइन है ये जाहिर करता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन शुरू में होता है जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं है, लिहाजा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जीरो होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। एक टाइम आ जाएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस हालत को हम कहेंगे ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। दोनों जब बराबर हो गए, सही, जिसको जाहिर किया गया है ये बैंगनी कलर से तो इस हालत को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होंगे तो इस हालत को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक बात ज़रूर याद रखें कि केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये दोनों बराबर नहीं होंगे, कंसंट्रेशन बराबर नहीं होंगे, सिर्फ रेट बराबर होंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आम अल्फाज में हम कहेंगे मकदार। सही, रिएक्टेंट की मकदार और प्रोडक्ट की मकदार दोनों बराबर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में। जितने टाइम में जितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, उतने ही प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे वापस रिएक्टेंट्स में। दोनों की मकदार बराबर नहीं होगी, सिर्फ रेट ऑफ कन्वर्जन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में, ये दोनों बराबर होती है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये ज़रूर याद रखें कि केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट की मकदार और प्रोडक्ट की मकदार दोनों बराबर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रेट बराबर होगा दोनों का। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन एक्टिव मास। डिफाइन एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम डिफाइन करते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स taking part in a chemical reaction is called active mass. The concentration of the reactants taking part in a chemical reaction, concentration of the reactants जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव मास। मसलन कोई रिएक्टेंट जितना मौजूद है इक्विलिब्रियम स्टेट में या किसी भी स्टेट में,
तो उसको हम बोलेंगे ये एक्टिव मास है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, हिस्सा ले रहा है रिएक्शन में। जो आपने रिएक्शन में डाला है, सही, शुरू में एक्टिव मास ज़्यादा होता है, आपने ज़्यादा डाला है, और वक्त के साथ साथ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स में कमी आती है और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट में इजाफा होता है। तो जितना मौजूद है रिएक्शन में मकदार किसी भी रिएक्टेंट का, उसको हम कहेंगे ये एक्टिव मास है। एक्टिव मास को हम लार्ज ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको हम जाहिर करते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे। सपोज आपके पास है एक्टिव मास ऑफ ए मौजूद है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, एक्टिव मास ऑफ ए। अगर बी मौजूद है, बी कोई रिएक्टेंट है, वो ब्रैकेट में आपने लिखा है, तो इसको हम पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ बी। अगर कोई और रिएक्टेंट है, सपोज सी है या डी है, तो हम पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। यूनिट ऑफ एक्टिव मास, यूनिट इसका है मोलरिटी वाला, मोलरिटी, मोल्स पर डीएम क्यूब। ये मोलरिटी का भी यूनिट है और एक्टिव मास का भी यूनिट है। लिखने के अंदाज मुख्तलिफ है। आपको पता है कि डीएम क्यूब और लीटर बराबर होता है, तो कभी लीटर लिखा होगा, कभी डीएम क्यूब लिखा होगा, तो दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। मोल्स पर डीएम क्यूब लिखा है या लिखा है मोल डॉट डीएम क्यूब -3, तो इसका मतलब भी पर है, मतलब मोल्स पर डीएम क्यूब इसका भी मतलब है, या कैपिटल एम लिखा हुआ है, या इसकी जगह पर लीटर भी आ सकता है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। डीएम क्यूब और लीटर दोनों बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है, लिहाजा कभी कभी लीटर आपको देखने को मिलेगा और कभी आपको नज़र आएगा डीएम क्यूब, तो दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन डिफाइन करें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम जाहिर करते हैं Kc से, Kc को हम क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके लिए फार्मूला अहज करें। रिएक्शन दिया हुआ है आपको A प्लस B, इससे दिया हुआ है C प्लस D। ये जो स्मॉल a दिया गया है ABCD, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो स्मॉल है, और कैपिटल लेटर जाहिर करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। मतलब कैपिटल A रिएक्टेंट है, कैपिटल B रिएक्टेंट है, कैपिटल C प्रोडक्ट है, और कैपिटल D भी प्रोडक्ट है, सही है। लेकिन जो स्मॉल है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, कोएफिशिएंट भी बोलते हैं और नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय गोल्डबर्ग एंड वाग इन 1864। इस कानून को पेश किया था गोल्डबर्ग और वाग ने 1864 में। इस कानून के मुताबिक ये स्टेटमेंट है, अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन कर ले लॉ ऑफ मास एक्शन को, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी होगी, याद होनी चाहिए आपको। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of the active masses of the reactants raised by their number of moles. दोबारा सुन लें। The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass and the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reactants raised by their number of moles. अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass. क्या कहते हैं कि कोई सब्सटेंस, कोई शय जिस रेट से रिएक्शन करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। एक्टिव मास क्या है?
एक्टिव मास तो हमने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर मकदार ज़्यादा होगा रिएक्टेंट का तो रेट भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब यही है कि अगर मकदार रिएक्टेंट का ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा होगा। क्या मतलब है इसका? इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, जब रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं, टकराते हैं। कौन से मॉलिक्यूल? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। अगर सपोज दो रिएक्टेंट है तो उन दोनों के मॉलिक्यूल आएंगे, आपस में टकराएंगे, तसादम करेंगे और वो तब्दील होंगे प्रोडक्ट में। तो जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अब अगर आपने मकदार एक्टिव मास कम लिया है तो मॉलिक्यूल्स कम होंगे। जब मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो कोलिजन्स कम होंगे, तसादम कम होंगे और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट आपके पास कम बनेगा। अगर आपने मकदार ज़्यादा लिया है तो जब मकदार ज़्यादा ले लिया तो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और जब मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो कोलिजन ज़्यादा होंगे और जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा हासिल होगा। तो इसीलिए कहते हैं द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अगर एक्टिव मास आपने ज़्यादा ले लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। आगे कहते हैं the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reactants। क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में सामने लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड। सही है? तो ये प्रोडक्ट का मतलब हासिलात नहीं है, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का यहाँ पर मतलब है मल्टीप्लिकेशन कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ के बराबर होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दो रिएक्टेंट है उसके एक्टिव मासेस को मल्टीप्लाइड करेंगे, एक्टिव मासेस को मल्टीप्लाइड करेंगे मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही है? एक्टिव मास ऑफ एक रिएक्टेंट ब्रैकेट में लिखना है उसको और दूसरा फिर लिखना है एक्टिव मास ऑफ दूसरा रिएक्टेंट। दरमियान में प्लस नहीं आएगा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड। तो दो ब्रैकेट आपने लिख लिए, एक रिएक्टेंट एक ब्रैकेट में लिख लिया, दूसरा रिएक्टेंट दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब भी हम लिखेंगे तो रिएक्टेंट्स को आपने ब्रैकेट में लिखना है और दरमियान में प्लस या माइनस कुछ नहीं लगाना। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। आखिर में लिखा है रेज बाय देयर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट को पावर बनाया जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल है 2 है, 3 है, 4 है तो वो पावर बन जाएंगे, जिसको हम कहते हैं रेज बाय देयर नंबर ऑफ मोल्स। कोएफिशिएंट जो है या नंबर ऑफ मोल जो है ये पावर बनेंगे। सही है? इसको याद रखना है। आगे हम इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। डेरिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। डेरिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई क्यू लिखा हुआ है, आप लोगों ने पूरा लिखना है। इक्विलिब्रियम ई क्यू का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम आपने पूरा लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के लिए फार्मूला अहस करना। कंसिडर अ जनरल रिएक्शन A प्लस BB, इससे दिया गया है बनता है CC प्लस DD। जिस तरह हमने पहले बताया स्मॉल जो अल्फ़ाबेट्स है ये जाहिर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को या कोएफिशिएंट को, और जो लार्ज अल्फ़ाबेट्स दिया गया है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ये जाहिर करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे रिएक्टेंट्स है A और B। A और B हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। सही? तो हमने रिएक्टेंट्स को ही लेना है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A हैविंग पावर A। मतलब क्या है? रेज बाय देयर नंबर ऑफ मोल्स। तो A जो है नंबर ऑफ मोल या कोएफिशिएंट ये पावर बन जाएगा।
और ए को, कैपिटल ए को आपने ब्रैकेट में लिखा है, तो इसको हम पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ ए हैविंग पावर ए। जो स्मॉल था वो पावर बन गया। इस तरह दूसरा रिएक्टेंट है बी, तो लार्ज ब्रैकेट में आपने बी लिख लिया, सही है, और जो स्मॉल बी था वो पावर बन जाएगा, सही है, ब्रैकेट के ऊपर आपने इसको लिखना है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ ए हैविंग पावर ए और एक्टिव मास ऑफ बी हैविंग पावर बी। रिएक्शन में अगर आप देखें दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर आपने दरमियान में प्लस नहीं लिखना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड, लिहाजा प्लस लिखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने इक्वलिटी में चेंज कर दिया, तो जब भी हम इसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करते हैं। कांस्टेंट यहां पर क्या है, के एफ, कांस्टेंट यहां पर क्या है, के एफ, और बाकी अपनी जगह पर आ गया ए की पावर ए, मतलब एक्टिव मास ऑफ ए हैविंग पावर ए और एक्टिव मास ऑफ बी हैविंग पावर बी। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, सही। चूंकि आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसीलिए यहां पर इसको हमने नंबर दे दिया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरह अब बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब रिवर्स रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स है, रिवर्स रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स है क्या है, वो सी और डी है। रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स सी और डी है, कैपिटल सी और कैपिटल डी। तो ये डायरेक्टली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी की पावर सी, मतलब एक्टिव मास ऑफ सी हैविंग पावर सी और एक्टिव मास ऑफ डी हैविंग पावर डी। जिस तरह हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात की थी, उसी तरह ये भी है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए, सही। लेकिन इसके रिएक्टर्स क्या है, सी और डी है रिवर्स रिएक्शन के, तो ये आपने लिख लिया। अब ये चेंज कर दिया इक्वलिटी में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, तो पहले था ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अब ये हो गया इक्वलिटी में। तो यहां पर कांस्टेंट है के आर, के बी कभी लिखते हैं कभी के आर लिखते हैं। के आर का मतलब है कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, अगर बी लिखा है तो इसका मतलब है कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बी भी लिख सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है। और फिर इसके सामने वही लिखेंगे जिस तरह ऊपर स्टेप में था, एक्टिव मास ऑफ सी हैविंग पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी हैविंग पावर डी। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमको पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। अब हमको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर है किस चीज के, इक्वेशन नंबर 1 से आपने लिखना है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कहां से लिखना है, इक्वेशन नंबर 2 से लिखना है। हमको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है के एफ, इक्वेशन नंबर 1 से, के एफ सही है, एक्टिव मास ऑफ ए हैविंग पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी हैविंग पावर बी। ये हमने लिख लिया कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से, इज इक्वल टू, अब इक्वेशन नंबर 2 से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के नीचे आपने लिखना है के आर, एक्टिव मास ऑफ सी हैविंग पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी हैविंग पावर डी। मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 में दिया गया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो उसके नीचे आपने लिख लिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के नीचे के एफ, एक्टिव मास ऑफ ए हैविंग पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी हैविंग पावर बी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये इक्वेशन नंबर 2 से आपने लिखना है के आर, एक्टिव मास ऑफ सी हैविंग पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी हैविंग पावर डी। अब आपने रीअरेंज करना है, रीअरेंज किए कैसे करना है, के आर को आप ले आए एक तरफ, सही है, मतलब कांस्टेंट जो है वो एक तरफ ले आए और जो एक्टिव मासेस है वो दूसरी तरफ ले गए, सही है। तो के एफ अपान के आर हो गया, के आर वहां पर मल्टीप्लाइड है, वो इस तरफ आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा।
सी और डी, सही, एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी अपनी जगह पर लिख लिया, ए और बी दूसरी तरफ चला गया, तो ए और बी यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, जब ये दूसरी तरफ चला गया तो ये डिवाइड हो जाएंगे, मतलब नीचे चले जाएंगे। यहाँ ऊपर है तो इक्वलिटी से दूसरी तरफ ले गए तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। अब के एफ अपान के आर ये कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, के एफ कांस्टेंट है, के आर भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का हासिल ज़रब, मतलब दो कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाइड कर ले या डिवाइड कर ले तो उसका आंसर भी कांस्टेंट ही आएगा। दो कांस्टेंट को अगर आप मल्टीप्लाइड कर ले या डिवाइड कर ले तो उसका आंसर कांस्टेंट ही आएगा। तो के एफ कांस्टेंट है, के आर भी कांस्टेंट है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, के सी, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, के सी, तो इसकी जगह पर आपने लिख लिया के सी, के एफ अपान के आर की जगह पर लिख लिया के सी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी हैविंग पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी हैविंग पावर डी, अपान एक्टिव मास ऑफ ए हैविंग पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी हैविंग पावर बी। के सी क्या चीज है, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी क्या है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो फार्मूला है ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। आपसे कहा गया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फार्मूला अखज़ करे, तो हमने ये फार्मूला अखज़ कर दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। के सी बराबर है प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस नीचे आएंगे। किसी भी रिएक्शन के लिए फार्मूला लिखेंगे, से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कैसे फार्मूला लिखेंगे, केसी का फार्मूला, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर लिखा जाएगा और रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस को ब्रैकेट में मतलब नीचे लिखा जाएगा, और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर बन जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स पावर बन जाएंगे। सही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे लिखेंगे, और नंबर ऑफ मोल या कोएफिशिएंट इसको पावर बनाएंगे। तो ये केसी का फार्मूला किसी भी रिएक्शन के लिए आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शन दिए गए हैं और आपसे कहा है कि सिर्फ आपने फार्मूला लिखना है, सिर्फ केसी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फार्मूला लिखना है। पहला रिएक्शन दिया है N2 + 3H2 दैट गिव्स यू 2NH3। इस रिएक्शन का नाम है हेबर प्रोसेस। अमोनिया की सिंथेसिस के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं हेबर प्रोसेस। ऑल ओवर द वर्ल्ड अमोनिया NH3 बनाने के लिए हेबर प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इस रिएक्शन के लिए हमने केसी का फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट को आपने ऊपर लिखना है, नंबर ऑफ मोल पावर बन जाएंगे ब्रैकेट में, मतलब एक्टिव मासेस लिखते हैं आपने, और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस नीचे लिखते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर बन जाएंगे। इस रिएक्शन के लिए केसी का फार्मूला हो जाएगा केसी इज इक्वल टू NH3 स्क्वायर ब्रैकेट में ऊपर लिखना है, मतलब ये हो गया एक्टिव मास ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल 2 है तो नंबर ऑफ मोल पावर बन गया। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा N2 का एक्टिव मास, ब्रैकेट में लिखना है N2। अब इसका नंबर ऑफ मोल 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ऊपर, और H2 का एक्टिव मास लिख लिया ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो नंबर ऑफ मोल है वो 3 है तो ये पावर बना दिया आपने ऊपर, H2 के ब्रैकेट के ऊपर 3 लिख दिया। तो ये केसी का फार्मूला हो गया फॉर द अमोनिया सिंथेसिस। दूसरा रिएक्शन है H2 + I2 दैट गिव्स यू 2HI। इसके लिए भी केसी का फार्मूला लिखना है, तो केसी इज इक्वल टू HI ऊपर आएगा, प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा, नंबर ऑफ मोल पावर बन जाएंगे। तो HI लिख लिया ऊपर, नंबर ऑफ मोल 2 है तो ये पावर बन गए, और नीचे आ गया ब्रैकेट में H2 और I2। दरमियान में प्लस लिखने की गलती ना करें, दोनों ब्रैकेट लिखते हैं, ब्रैकेट के दरमियान में कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाइड होंगे।
Next reaction is PCl5 that gives you PCl3 plus Cl2. ये रिएक्शन आपको दिया गया है और कहा गया है कि केसी के लिए फार्मूला लिखते हैं। तो केसी के लिए फार्मूला कैसे होगा? प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा, मतलब ये ब्रैकेट में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स ऊपर होंगे, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स नीचे होंगे। तो आ जाएगा PCl3 ब्रैकेट में, Cl2 ब्रैकेट में, फिर नीचे आएगा PCl5 ब्रैकेट में। तो ये केसी का फार्मूला हो गया। Next reaction is 2SO2 plus O2 that gives you 2SO3. ये कंटेक्ट प्रोसेस H2SO4 बनाने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं कंटेक्ट प्रोसेस, उर्दू में कहते हैं तमासी तरीक़ा। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है वो है कंटेक्ट प्रोसेस। तो ये उनमें से एक रिएक्शन है, 5 स्टेप्स हैं H2SO4 बनाने के। तो एक स्टेप ये है, ये रिवर्सिबल है, तो इसके लिए हमने केसी का फार्मूला लिखना है। तो SO3 ऊपर आएगा ब्रैकेट में, नंबर ऑफ मोल 2 है तो 2 पावर बन गया। नीचे आएंगे रिएक्टेंट्स, तो SO2 ब्रैकेट में आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल 2 है, पावर बन जाएंगे। और O2 ब्रैकेट में लिख लेंगे, O2 का नंबर ऑफ मोल 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये केसी के लिए फार्मूला हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज N2 plus O2 that gives you 2NO. केसी का फार्मूला इसके लिए होगा केसी इज इक्वल टू NO ऊपर आएगा ब्रैकेट में, सही है, नंबर ऑफ मोल 2 है, ये पावर बन गए। नीचे आ जाएंगे ब्रैकेट में N2 और O2, दरमियान में कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाइड है। तो ये केसी के लिए फार्मूला हो गया। Last reaction is CH3COOH plus C2H5OH that gives you CH3COO C2H5 plus H2O. इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें एस्टर बनता है, ये एस्टर है, क्लास नाम है इसका, क्लास का नाम है एस्टर, और इसका अपना कंपाउंड का नाम होगा इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट पहला जो है कंपाउंड CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। दूसरा है C2H5OH, ये है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं तो इससे बनता है एस्टर और वाटर। एस्टर क्लास का नाम है, सही है। तो इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। केसी के लिए फार्मूला लिखना है, तो प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट नीचे आएंगे ब्रैकेट्स में, और नंबर ऑफ मोल अगर है तो वो पावर बन जाएंगे। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल नहीं है, लिहाजा ऊपर पावर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब 1 होगा। तो ऊपर आ जाएगा CH3COO C2H5 ब्रैकेट में, H2O ब्रैकेट में, नीचे आ जाएगा CH3COOH ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में आ जाएगा C2H5OH। तो ये केसी के लिए फार्मूला हो गया फॉर द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस है आप लोग के जहन में तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर के, तो 2-3 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन और केसी के लिए फार्मूला हासिल करना। तो इसकी आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर लें। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके भी आप लोग प्रैक्टिस कर लें।